हेलो क्लास 12 बच्चों, मैं सुषमा श्रीवास्तव आप लोगों को समाजशास्त्र में हमारा लेसन चल रहा था भारतीय लोकतंत्र की कहानियाँ। तो इस लेसन में आज का हमारा टॉपिक है संविधान का 73वां संशोधन तथा पंचायती राज में परिवर्तन। तो संविधान का 73वां संशोधन तथा पंचायती राज में परिवर्तन, आज हम लोग इस टॉपिक के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो इसमें जितने भी सुधार हुए थे उन सब में, जो भी कानून में जो सुधार किया गया उन सब में संविधान के 73वां संशोधन जो है वो अत्यधिक महत्वपूर्ण है। उसमें अनेक संशोधन जो हैं वो किए गए थे। तो इसमें 73वें संशोधन में केंद्र सरकार द्वारा बलवंत राय मेहता कमेटी की सिफारिशों में संशोधन हेतु जो है प्रसिद्ध अर्थशास्त्री अशोक मेहता की अध्यक्षता में एक कमेटी जो है उसका गठन हुआ और सन 1977 में अशोक मेहता कमेटी ने पंचायती राज व्यवस्था में मूलभूत परिवर्तन हेतु अनेक सुझाव दिए। उन्होंने पंचायतों को कार्यान्वित करने वाले अभिकरण से एक राजनीति संस्था के रूप में और महत्वपूर्ण जो है राजनीतिक संस्था के रूप में उन्होंने महत्वपूर्ण सुझाव दिए और उनके सुझाव जो हैं उनके सुझावों को कार्यान्वित करने के हेतु संविधान संशोधन की आवश्यकता जो है वो महसूस की गई कि इसमें संशोधन किया जाए। तो इस दिशा में किए जाने वाले प्रयासों को एक दशक का समय लगा और फिर इससे संबंधित 64वां मतलब 64 संविधान संशोधन अधिनियम राज्यसभा में पारित नहीं हो पाया। तो इसी वर्ष जो है सन 1992 में 73वें संविधान संशोधन में, ये 73वां संविधान संशोधन जो है 24 अप्रैल 1993 में इसको जो है प्रभावी माना गया। इसमें राज्यों को पंचायती राज अधिनियमों को प्रभावशाली बनाने के निर्देश दिए गए और उसके साथ ही पंचायतों के चुनाव समय पर कराने के लिए अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों तथा महिलाओं के लिए पंचायतों में स्थान सुरक्षित किए गए। गांव के स्तर पर ग्राम पंचायत और ब्लॉक के स्तर पर पंचायत समिति तथा जिला स्तर पर जिला पंचायत का निर्माण किया गया और उसके बाद यह संविधान संशोधन पंचायत अधिनियम 1993 के नाम से जाना जाने लगा। जब ये 1993 के नाम से जाना जाने लगा तो राज्य सरकार ने इसमें जो है इस अधिनियम में राज्य सरकारों को दिए जाने वाले अनुदान को इस अधिनियम के अनुरूप राज्य अधिनियम बनाने का चुनाव कराने के साथ जोड़ दिया गया। कोई भी राज्य इसकी अवहेलना न करे। जिससे फिर यह संशोधन जो था
ये सभी राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों में पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली ग्राम सभा, पंचायत समिति तथा जिला परिषद में लागू करने का निर्देश दिया गया। फिर यह प्रणाली उन क्षेत्रों में लागू नहीं की गई जहां जनसंख्या 20 लाख से कम है। इस संशोधन के अंतर्गत अनुच्छेद 243 में पंचायती राज से संबंधित व्याख्याएं दी गई, और ये जो व्याख्याएं थीं और इस जो अनुच्छेद के अंतर्गत उनके बारे में बताएं। अनुच्छेद 243 ए ये ग्राम सभा के लिए था। फिर अनुच्छेद 243 बी ये पंचायत का संविधान। फिर अनुच्छेद 243 सी ये पंचायत की संरचना के लिए। अनुच्छेद 243 डी ये सदस्यता का आरक्षण। फिर अनुच्छेद 243 ई पंचायत आदि की अवधि के लिए। अनुच्छेद 243 एफ ये सदस्यों की अयोग्यता के लिए। अनुच्छेद 243 जी ये शक्ति, अधिकार और पंचायतों की जिम्मेदारियां थीं। फिर अनुच्छेद 243 एच में पंचायत द्वारा कर लगाने की शक्ति और कोष। अनुच्छेद 243 आई इसमें वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने के लिए वित्त आयोग का संविधान। अनुच्छेद 243 जे पंचायत खातों का ऑडिट था इसके अंतर्गत। अनुच्छेद 243 के पंचायतों का निर्वाचन। अनुच्छेद 243 एल केंद्र शासित क्षेत्रों की स्थिति। और अनुच्छेद 243 एम ये भाग जो है विशेष क्षेत्रों में लागू नहीं होगा। तो इस तरह अनुच्छेद 243 ए से लेके अनुच्छेद 243 एम तक उसके अंतर्गत इतने कार्य जो हैं इनको सौंपे गए थे कि इन अनुच्छेद के अंतर्गत ये कार्य जो हैं वो आएंगे। अब हम लोग देखेंगे, हमारा अगला पॉइंट है पंचायती राज 73वें संविधान संशोधन से पूर्व एवं पक्षपात। तो 73वें संविधान संशोधन ने पंचायती राज के स्वरूप में महत्वपूर्ण परिवर्तन तो कर दिया, लेकिन इस संशोधन से पूर्व एवं इस संशोधन के पश्चात भारत में पंचायती राज की तुलना करें, इसके लिए इसमें क्या अंतर थे। अब उन अंतरों के बारे में आपको बताएंगे, इसके अंतर क्या अंतर थे। तो पहला पॉइंट, संशोधन से पूर्व पंचायती राज एक राजनीतिक संस्था न होकर विकास कार्यों को कार्यान्वित करने वाला संगठन मात्र था, लेकिन इसमें राजनीतिक दलों की कोई भूमिका नहीं होती थी और पंचायती चुनाव व्यक्तिगत आधार पर होते थे। तो चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों का चयन राजनीतिक दलों द्वारा नहीं किया जाता था। इसके विपरीत संशोधन के पश्चात राजनीतिक दलों को पंचायतों के चुनावों में भाग लेने की अनुमति मिल गई। इसलिए आज पंचायती राज हेतु चुनाव दलीय आधार पर होते हैं। फिर दूसरा है, संशोधन से पूर्व पंचायतें
विकास कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने का ही कार्य करती थी। संशोधन के पश्चात पंचायतें निर्णय लेने वाला संगठन बन गई जो गांव पर शासन करते हैं। तीसरा है, संशोधन से पूर्व पंचायतों में गांव की स्त्रियों एवं कमज़ोर वर्गों को सशक्तिकरण का कोई अवसर प्रदान नहीं किया जाता था, लेकिन संशोधन के पश्चात स्त्रियों एवं कमज़ोर वर्गों को आरक्षण की सुविधाएं प्रदान कर उनको पंचायती राज व्यवस्था में भागीदारी सुनिश्चित कर दी गई। फिर तीसरा इसमें है, संशोधन से पूर्व पंचायत राज में गांव की स्त्रियों एवं कमज़ोर वर्गों को सशक्तिकरण का कोई अवसर प्रदान नहीं किया जाता था, लेकिन संशोधन के पश्चात स्त्रियों एवं कमज़ोर वर्गों को आरक्षण की सुविधाएं प्रदान की गई और उनकी पंचायती राज व्यवस्था में भागीदारी भी सुनिश्चित कर दी गई। अब चौथा है संशोधन से पूर्व पंचायती राज स्वरूप भारत के विभिन्न राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में भिन्न भिन्न प्रकार का था और संशोधन के पश्चात भारत में पंचायती राज का स्वरूप एक समान त्रिस्तरीय हो गया। पांचवा, संशोधन से पूर्व प्रत्येक राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश पंचायती राज से संबंधित अपने अधिनियम पारित करता था और संशोधन के पश्चात जो है इसमें केंद्रीय अधिनियम पारित होने के पश्चात अब क्या है, प्रत्येक राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश को इस केंद्रित अधिनियम को अपनाना अनिवार्य हो गया। छठवां है, संशोधन से पूर्व पंचायतों के चुनाव नियमित समय अवधि पर नहीं होते थे, जब मन होता था तब करवाते थे, लेकिन अनेक राज्यों में 10 या 15 वर्ष तक पंचायतों के लिए चुनाव नहीं होता था। इसके विपरीत संशोधन के पश्चात जब प्रत्येक 5 वर्ष बाद पंचायतों के चुनाव करवाना सुनिश्चित किया गया, यदि किन्हीं कारणों से राज्य सरकार किसी पंचायत को भंग कर देती है तो ऐसी स्थिति में 6 महीने के अंदर चुनाव करवाना अनिवार्य बना दिया गया। और 7वां है, संशोधन से पूर्व पंचायतों के चुनाव हेतु राज्य में अलग से न किसी चुनाव कमीशन की व्यवस्था की और न ही वित्त कमीशन की। और जब संशोधन हो गया तो उसके पश्चात पंचायतों के चुनाव हेतु अलग से एक चुनाव कमीशन एवं वित्त कमीशन की व्यवस्था की गई। वित्त कमीशन की व्यवस्था जो है उसमें की गई। फिर 8वां है, संशोधन से पूर्व पंचायती राज संस्थाओं को पर्याप्त वित्तीय सहायता नहीं मिल पाती थी और संशोधन के पश्चात केंद्रों को केंद्र एवं
संबंधित सरकार से पर्याप्त राशि दिए जाना सुनिश्चित हो गया और उसके साथ पंचायती राज संस्थाओं को स्थानीय साधनों द्वारा धन एकत्रित करने के अधिकार भी प्रदान किए गए। और अब 9वां है इसका पॉइंट, संशोधन से पूर्व न्याय पंचायतें भी पंचायती राज व्यवस्था का ही एक अंग थी, लेकिन जबकि संशोधन में राज्यों द्वारा न्याय पंचायतों की स्थापना को अनिवार्य नहीं बनाया गया। और 10वां पॉइंट है इसका, संशोधन से पूर्व पंचायतों के किसी प्रकार के विशिष्ट प्रावधान प्राप्त नहीं थे। संशोधन द्वारा पंचायतों का मद निषेध, भूमि के संरक्षण, जल संसाधनों, गांव के बाजारों एवं विकास के बारे में अनेक विशिष्ट अधिकार प्रदान किए गए। तो ये 10 पॉइंट जो हमने अभी आपको बताए हैं, तो इनसे यह स्पष्ट हो जाता है कि 73वें संविधान संशोधन ने पंचायती राज व्यवस्था का स्वरूप परिवर्तित कर दिया। और जब इसका स्वरूप परिवर्तित कर दिया तो एक महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था इसे बना दिया। कमज़ोर वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित कर यह अधिनियम ग्रामीण शक्ति संरचना में भी मूलभूत रूप से परिवर्तनों को प्रोत्साहन दे रहा है। और अब हमारा अगला टॉपिक है जनजाति क्षेत्रों में पंचायती राज। जनजातीय क्षेत्रों में पंचायती राज, तो हमारे देश में पंचायती राज व्यवस्था तो है और इस संदर्भ में आदिवासी क्षेत्रों का भी, इसमें इस आदिवासी क्षेत्रों के बारे में भी बताया गया कि देश के अनेक आदिवासी क्षेत्रों में लोकतांत्रिक परंपरा जो है वह पाई जाती है। जैसे ये देखा जाएगा कि मेघालय की गारो, खासी, ये जो जातियां हैं, इनमें जनजातियों की बहुत पुरानी राजनीति संस्थाएं हैं और ये संस्थाएं जो हैं अपने आप में सुविकसित हुई हैं। इनका विकास किया नहीं गया है, ये अपने आप में सुविकसित हुई हैं और ग्राम, वंश एवं राज्य के स्तर पर कुशलतापूर्वक कार्य करती रही हैं। जो खासी जनजाति में दरबार कुर नाम से प्रत्येक वंश की अपनी एक परिषद होती है और यह परिषद वंश के मुखिया के निर्देशन पर कार्य करती है। तो ये है कि मेघालय में लोकतांत्रिक राजनीतिक संस्थाओं की पुरानी परंपरा पाई गई, लेकिन आदिवासी क्षेत्रों का एक बड़ा खंड संविधान के 73वें संशोधन के प्रावधान में सम्मिलित नहीं है। इसका मुख्य कारण क्या है कि उस समय नीतियों को निर्धारित करने वाले आदिवासियों की पारंपरिक राजनीतिक संस्थाओं में हस्तक्षेप करने से बचना चाहते थे।
तो आदिवासियों की राजनीतिक संस्थाओं के विषय में यह भी कहा गया है कि अनेक क्षेत्रों की आदिवासी संस्थाएं अपनी संरचना तथा क्रियाकलापों में लोकतांत्रिक नहीं हैं। एक समाजशास्त्री जो है नियलुट नोगबरी ने कहा कि भले ही आदिवासी समाजों में प्रबल समतावादी लोकाचार पाया जाता है, परंतु इसके साथ ही इन समाजों में स्त्रीकरण के तत्व भी देखे जाते हैं और इन क्षेत्रों में जो राजनीतिक संस्थाएं हैं वे प्रायः महिलाओं के प्रति असहिष्णु हैं तथा सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया से इस व्यवस्था में अनेक विकृतियां आई और इन स्थिति में आदिवासी समाजों में क्या पारंपरिक तथा क्या अपारस्परिक रहा। अब उसके बाद अगला टॉपिक हमारा था, ये तो हमने अभी पढ़ा था, जनजातीय क्षेत्रों में पंचायती राज। और अब अगला टॉपिक है हमारा लोकतांत्रिकरण और असमानता। लोकतांत्रिकरण और असमानता। तो लोकतंत्र जो है पूर्ण समानता का दावा करता है, लेकिन जिस देश या समाज में जाति समुदाय तथा लिंग पर आधारित असमानता तथा विविधता का बोलबाला रहता है, वहाँ लोकतंत्र को पूर्ण रूप से लागू नहीं किया जा सकता। तो भारतीय ग्रामीण क्षेत्रों पर यह देखा गया, भारतीय ग्रामीण क्षेत्रों पर कि गांव में कुछ ऐसे समूह, समुदाय तथा जातियां जिन्हें ग्रामीण समितियों में न तो सक्रिय रूप से भाग लेने दिया जाता है और न ही किन्हीं क्रियाकलापों के विषय में समुचित रूप से सूचित किया जाता है। तो ग्राम सभाओं में भी कुछ छोटे गुट बन जाते हैं जो सभा के संचालन तथा नियंत्रण जो सभा के संचालन और नियंत्रण में मुख्य भूमिका निभाते हैं। तो इन गुटों में प्रायः गांव के धनी किसान या उच्च जातियों से संबंधित जमींदार सम्मिलित होते हैं और गांव के जो शेष बहुसंख्य लोग जो मूक दर्शक बनकर रह जाते हैं, वह बहुमत को कोई महत्व नहीं दिया जाता उनके। तो जब प्रबल गुट द्वारा विकासात्मक कार्यों व सहायता राशि को बांटने का निर्णय कर लिया जाता है, तब पंचायती राज में पूर्ण लोकतंत्र एवं पारदर्शिता की कमी होती है। उसमें फिर कुछ पंचायतें अच्छे ढंग से कार्य कर रही होती हैं और कुछ पंचायतों में हित समूहों द्वारा लोकतांत्रिक मानदंडों को अपनाते हुए परिवर्तन का विरोध किया जाता है। तो धन का दुरुपयोग भी इसमें होता है। और अब अगला टॉपिक है इसमें राजनीतिक दल, दबाव, समूह और लोकतांत्रिक राजनीति। तो लोकतंत्र की मान्यता के अनुसार शासन को जनता द्वारा जनता के लिए शासन माना जाता है। तो इस सैद्धांतिक आदर्श स्थिति को प्राप्त करने के लिए
जनता को सरकार के चुनाव का अधिकार दिया गया। जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है और चुनाव की प्रक्रिया को एक व्यवहारिक रूप से व्यवस्थित करने के लिए राजनीतिक दलों का प्रावधान किया गया। चुनाव में जिस राजनीतिक दल को बहुमत प्राप्त होता है उसे सरकार के गठन का अधिकार प्राप्त हो जाता है। तो इसमें ऐसे में यदि जनता के किसी वर्ग या समूह को यह लगता है कि उनके हितों को अनदेखा किया जा रहा है तो वह जो है उचित सुविधाएं प्राप्त नहीं हो रही हैं तो संबंधित समूह या वर्ग अपने हित की रक्षा के लिए संगठित होकर सरकार या सरकार के प्रतिनिधियों को अपने हितों की रक्षा के लिए दबाव बनाया करते हैं। तो संगठित समूहों को दबाव समूह के रूप में देखा जाता है। तो ये देखा गया कि लोकतांत्रिक राजनीति के परिचालन में राजनीतिक दलों के साथ साथ दबाव समूहों की भी भूमिका रहती है। लोकतांत्रिक राजनीतिक दल तथा दबाव समूह की संकल्पना का समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण है। तो अब ये समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण किस तरह से है, इसको देखें कि राजनीति दल के लिए क्या परिभाषाएं और इसका अर्थ क्या है। राजनीतिक दल का अर्थ एवं परिभाषाएं। राजनीतिक दल क्या है? जब कुछ व्यक्तियों का समूह राजनीतिक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए संगठित होता है। जब कुछ व्यक्तियों का समूह राजनीतिक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए संगठित होता है और शासन की सत्ता को अपने हाथों में लेने का प्रयास करता है तो उस व्यक्ति समूह को हम राजनीतिक दल कहते हैं। तो राजनीतिक दल जो है वह व्यक्तियों का वह संगठित समूह है जो राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए सरकार पर नियंत्रण रखने, सरकार का निर्माण करने तथा वर्तमान सरकार का अपदस्थ कार्य करने का प्रयत्न करता है। अब इसकी परिभाषाएं देख लें। ये तो हमने पूछा कि राजनीतिक दल क्या है। परिभाषाओं में पहली परिभाषा जो है गैटिल के अनुसार है। गैटिल ने कहा है कि राजनीतिक दल नागरिकों का वह समुदाय है जो राजनीतिक इकाई के रूप में कार्य करता है और अपने मतदान की शक्ति का प्रयोग करके सरकार को नियंत्रित करना चाहता है। तो ये गैटिल की परिभाषा थी कि राजनीतिक दल नागरिकों का वह समूह है जो राजनीतिक इकाई के रूप में कार्य करता है और अपने मतदान की शक्ति का प्रयोग करके सरकार को नियंत्रित करना चाहता है। फिर दूसरी परिभाषा है गिलक्राइस्ट के अनुसार।
गिलक्राइस्ट ने कहा है कि एक राजनीतिक दल उन नागरिकों का संगठित समूह है जिनके राजनीतिक विचार एक से होते हैं तथा जो एक राजनीतिक इकाई की तरह कार्य करके सरकार को नियंत्रित करने का प्रयास करता है। तो गिलक्राइस्ट ने कहा कि एक राजनीतिक दल उन नागरिकों का संगठित समूह है जिनके राजनीतिक विचार एक से होते हैं तथा जो एक राजनीतिक इकाई की तरह कार्य करके सरकार को नियंत्रित करने का प्रयास करता है। फिर तीसरी परिभाषा है बर्क। बर्क ने कहा है कि राजनीतिक दल किन्हीं विशेष सिद्धांतों के अनुसार सम्मिलित प्रयत्नों द्वारा सार्वजनिक हितों की अभिवृद्धि करने के उद्देश्य से संगठित हुए नागरिकों का समुदाय है। बर्क ने कहा कि राजनीतिक दल किन्हीं विशेष सिद्धांतों के अनुसार सम्मिलित प्रयत्नों द्वारा सार्वजनिक हितों की अभिव्यक्ति करने के उद्देश्य से संगठित हुए नागरिकों का समुदाय। और चौथा है लीकॉक के अनुसार। इन्होंने राजनीतिक दलों से इनका तात्पर्य नागरिकों के उस संगठित समूह से होता है जो एक राजनीतिक इकाई के रूप में कार्य करता है। फिर पांचवी परिभाषा है हमारी मैकाइबर के अनुसार। मैकाइबर ने कहा है कि राजनीतिक दल एक ऐसा समुदाय है जो किसी ऐसे सिद्धांत अथवा ऐसी नीति के समर्थन के लिए संगठित हुआ है जिसे वह वैधानिक साधनों से सरकार का आधार मानना चाहता हो। क्या मैकाइबर ने कहा कि राजनीतिक दल एक ऐसा समुदाय है जो किसी ऐसे सिद्धांत अथवा ऐसी नीति के समर्थन के लिए संगठित हुआ हो जिसे वह वैधानिक साधनों से सरकार का आधार बनना चाहता हो। तो ये जो थी हमारी परिभाषाएं थी जिनमें 5 विद्वानों ने अपने विचार व्यक्त किए थे। पहले गैटिल थे, दूसरा गिलक्राइस्ट थे, तीसरा बर्क थे, चौथा लीकॉक थे और पांचवा मैकाइबर थे। अब हम लोग देखेंगे राजनीतिक दलों के कार्य एवं महत्व। राजनीतिक दलों के कार्य एवं महत्व। तो कार्य एवं महत्व में इनको कुछ बिंदुओं के आधार पर बताया गया है। तो पहला है हमारा समस्याओं की व्याख्या। पहला पॉइंट है समस्याओं की व्याख्या। तो लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली में जनता के हितों का विशेष ध्यान रखा जाता है। लोक कल्याण के कार्य से संबंधित अनेक समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो राजनीतिक दल इन समस्याओं की व्याख्या ऐसी सरल भाषा में करते हैं कि सर्वसाधारण भी उन समस्याओं से परिचित हो जाता है और नागरिक उन समस्याओं का समाधान करने में प्रशासन की सहायता करते हैं। तो ये था समस्याओं की व्याख्या। और दूसरा है इसका पॉइंट जनमत का निर्माण। जनमत का निर्माण जो है लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली में जनता द्वारा अपने प्रतिनिधियों का निर्वाचन किया जाता है। राजनीतिक दल इन प्रतिनिधियों के व्यक्तिगत गुणों का
प्रचार व प्रसार करके अपने पक्ष में प्रभावी एवं स्वस्थ जनमत का निर्माण करता है। ऐसा करके राजनीतिक दल निर्वाचकों का पथ प्रदर्शक करते हैं। तो ब्राइस ने क्या कहा है इसके लिए, जनमत के निर्माण के लिए, कि लोकमत अथवा जनमत को प्रशिक्षित करने, उसके निर्माण और अभिव्यक्ति में राजनीतिक दलों के द्वारा अत्यधिक महत्वपूर्ण कार्य जो हैं, अत्यधिक महत्वपूर्ण कार्य किए जाते हैं। तो ये दूसरा हो गया। अब तीसरा है निर्वाचन संबंधी शिक्षा। राजनीतिक दल जो हैं निर्वाचन में अपने प्रतिनिधियों को इस उद्देश्य से खड़ा करते हैं कि वे निर्वाचन में विजयी होकर अपने दल की सरकार का निर्माण कर सकें। इसलिए वे निर्वाचन में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं और निर्वाचन से पूर्व राजनीतिक दल जनता को निर्वाचन संबंधी शिक्षा प्रदान करते हैं। और अब चौथा है सरकार का गठन। निर्वाचन में जो दल बहुमत प्राप्त करता है वह सत्तारूढ़ दल कहलाता है और अन्य दल जो हैं वह विरोधी दल कहलाते हैं। वे विरोधी दल सरकार की अनुचित नीतियों का आलोचना करके सरकार को लोकहित का कार्य करने के लिए विवश करते हैं। तो इससे क्या होता है कि लोकतांत्रिक मूल्यों की सुरक्षा के लिए राजनीतिक दलों का संगठित होना आवश्यक है। संस्थात्मक शासन व्यवस्था के लिए तो राजनीतिक दलों का संगठित होना आवश्यक है, क्योंकि संसदीय शासन प्रणाली में राजनीतिक दलों के अभाव में सरकार का गठन असंभव हो जाता है। और अब पांचवा है शासन के विभिन्न अंगों में समन्वय। सरकार के 3 अंग होते हैं जिनको व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका कहा जाता है। तो इन तीनों अंगों में पारस्परिक मतभेद होने से सरकार का कार्य जो है अवरुद्ध हो जाता है और प्रशासनिक कार्य में गतिरोध की स्थिति जब उत्पन्न हो जाती है तो राजनीतिक दल सरकार के इन तीनों अंगों में समन्वय स्थापित करके गतिरोध का समाधान करते हैं। फिर उसके बाद हम आएंगे 6वें पॉइंट पर। 6वां पॉइंट है जनता और प्रतिनिधियों के मध्य सीधे संपर्क की व्यवस्था। तो राजनीतिक दल अपने प्रतिनिधियों को निर्वाचन में प्रत्याशी बनाते हैं और साथ ही साथ वे इन प्रतिनिधियों का मतदाताओं से परिचय भी कराते हैं। तो राजनीति दल जो है प्रतिनिधियों और निर्वाचनों के बीच सीधा संपर्क स्थापित करके दोनों के संबंधों में घनिष्ठता उत्पन्न करते हैं।
तो समय पड़ने पर निर्वाचन गण और प्रतिनिधि से मिलकर सरकार में अपनी समस्याओं का समाधान कराते हैं। फिर सातवां है प्रतिनिधियों की कर्तव्यपरायणता। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में राजनीतिक दल निर्वाचकों के द्वारा प्रतिनिधियों को निर्वाचित कराकर विधानमंडल में भेजते हैं और उसके साथ ये राजनीति दल निर्वाचकों के ऐसे प्रतिनिधि के संबंध में भी जानकारी प्रदान करते हैं जो अपने कर्तव्यों एवं दायित्वों का पालन नहीं करते हैं। कुछ देशों में राजनीति दलों से प्रेरणा लेकर निर्वाचन मंडल अपने प्रतिनिधियों को वापस बुला सकता है। तो राजनीति दल प्रतिनिधियों को कर्तव्यपरायणता बनाते हैं। फिर आठवां है स्थानीय संस्थाओं को प्रोत्साहन। स्थानीय संस्थाओं को प्रोत्साहन जो है, राजनीति दल स्थानीय संस्थाओं को विशेष महत्व देता है। नागरिकों को ऐसी स्थानीय संस्थाओं का निर्माण कराने की प्रेरणा देता है जो उन संस्थाओं का समाधान करने में योगदान दे सकें। उसमें जैसे निगम, नगर पालिका परिषद, ग्राम पंचायत, जिला पंचायत का निर्माण जो है वो राजनीति दलों की प्रेरणा का ही परिणाम होते हैं। तो राजनीतिक दल लोकतांत्रिक शासन की सफलता के लिए अनिवार्य है। फिर नौवां है आपका राष्ट्रीय नीति का निर्माण। तो प्रत्येक राजनीति दल अपने कोई विशिष्ट राष्ट्रीय नीति का प्रतिपादन करता है और निर्वाचन अपने प्रतिनिधियों को विजयी बनवाकर विजयी राजनीतिक दल राष्ट्रीय नीति का निर्माण करता है, तो उस नीति को क्रियान्वित भी करता है। फिर 10वां है संविधान में परिवर्तन। संविधान जो है वो क्या है, लिखित होते हैं। संविधान लिखित होता है। राजनीति दल नागरिकों की आवश्यकताओं के अनुसार संविधान में संशोधन कराने के लिए लोकसभा का निर्माण करते हैं और सफलता मिलने पर संविधान में आवश्यकता अनुसार संशोधन करके लोक कल्याण की योजनाओं को क्रियान्वित करते हैं। 11वां है राजनीतिक शिक्षा का प्रचार एवं प्रसार। राजनीतिक दल राजनीतिक शिक्षा का प्रचार प्रसार करते हैं। नागरिकों को मतदान प्रक्रिया के विषय में ज्ञान प्रदान करते हैं। राजनीतिक दल के कार्यकर्ता मतदान केंद्रों तक मतदाताओं को लेकर जाते हैं तथा उन्हें सही ढंग से मत डालने की जानकारी प्रदान करते हैं। तो इस संबंध में जो है लावेल ने कहा है कि राजनीतिक दल राजनीतिक विचारों के दलाल के रूप में कार्य करते हैं।
और अब 12वां है सामाजिक और सांस्कृतिक कार्य। राजनीतिक दल जो हैं सामाजिक एवं सांस्कृतिक कार्यों को भी संपन्न कराते हैं। और 13वां है संस्थात्मक प्रणाली के लिए राजनीतिक दलों की अनिवार्यता। तो शासन प्रणाली तो राजनीतिक दलों के अस्तित्व के बिना सुचारू रूप से कार्य नहीं कर सकती, लेकिन संस्थात्मक प्रणाली राजनीतिक दलों के अभाव में कार्य नहीं कर सकती। क्यों? सरकार के निर्माण के लिए किसी भी राजनीतिक दल का विधायिका के निम्न सदन में बहुमत प्राप्त करना आवश्यक है। तो यह बहुमत निर्दलीय विधायकों का नहीं हो सकता, क्योंकि न तो समान विचारधारा होती है और न ही वे सर्वसम्मति से अपने में से किसी एक व्यक्ति को अपना नेता स्वीकार करते हैं। तो बहुमत तो केवल राजनीतिक दलों का ही हो सकता है। अब अंत में ये कहा जाएगा कि लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में राजनीतिक दलों के कार्य इतने महत्वपूर्ण होते हैं कि राजनीतिक दल लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की धुरी मानी जाती है। इसमें प्रोफेसर फाइनर ने कहा है कि राजनीतिक दल समस्त राष्ट्र को बंधुत्व के सूत्र में संगठित करते हैं तथा प्रत्येक नागरिक के सम्मुख राष्ट्र का चित्र प्रस्तुत करते हैं। और ब्राइस ने कहा है, जिस प्रकार ज्वार भाटा महासागर के जल को ताज़ा और तरंगित रखता है, उसी प्रकार राजनीति दल के मस्तिष्क को ताज़ा और तरंगित रखता है। तो दलीय प्रणाली चाहे पूर्ण रूप से भले के लिए हो या बुरे के लिए, लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली व्यवस्था के लिए अपरिहार्य है। फिर हूबर जो हैं, हूबर ने भी कहा, उन्होंने भी अपने विचारों को व्यक्त किया कि प्रजातांत्रिक यंत्र के चालन से राजनीति दल के तुल्य है। राजनीतिक दल तो लोकतंत्र रूपी इंजन को चलाने के लिए पटरियों का कार्य करता है। तो ये जो था हमारा, हमने राजनीति दलों के कार्य एवं महत्व के बारे में हमने पढ़ा। तो आज हमने बच्चों संविधान का 73वां संशोधन तथा पंचायती राज में परिवर्तन, तो संविधान के 73वें संशोधन में अनुच्छेद 243 ए से लेके अनुच्छेद 243 एम के अंतर्गत जितने कार्य थे उनको बताया गया। फिर दूसरा टॉपिक हमारा था पंचायती राज 73वें संविधान संशोधन से पूर्व एवं पश्चात, कि पहले कैसा था और उसके बाद संशोधन के बाद इसमें क्या परिवर्तन हुए। फिर उसके बाद हमारा था अगला टॉपिक जनजातीय क्षेत्रों में पंचायती राज। फिर लोकतंत्रीकरण और असमानता। फिर था राजनीतिक दल, दबाव, समूह और लोकतांत्रिक राजनीति। फिर उसके बाद था हमारा राजनीतिक दल का अर्थ एवं परिभाषा। तो राजनीति का अर्थ आपको बताया गया कि व्यक्तियों का समूह राजनीतिक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए संगठित होता है। और परिभाषाओं में 5 विद्वानों की परिभाषा थी, गैटिल, किलक्राइस्ट, बर्क, लीकॉक, मैकाइवर। फिर उसके बाद हमने लास्ट टॉपिक था राजनीतिक दलों के कार्य एवं महत्व।
तो राजनीतिक दलों के कार्य एवं महत्व में आपको उनका पहला कार्य बताया गया समस्याओं की व्याख्या, दूसरा था जनमत का निर्माण, तीसरा था निर्वाचन संबंधी शिक्षा, चौथा था सरकार का गठन, पांचवा था शासन के विभिन्न अंगों में समन्वय और छठवां था जनता और प्रतिनिधियों के मध्य सीधे संपर्क की व्यवस्था, सातवां था प्रतिनिधियों की कर्तव्यपरायणता, आठवां स्थानीय संस्थाओं को प्रोत्साहन, नौवां था राष्ट्रीय नीति का निर्माण, 10वां था संविधान में परिवर्तन और 11वां था राजनीतिक शिक्षा का प्रचार एवं प्रसार, 12वां था सामाजिक और सांस्कृतिक कार्य और 13वां और लास्ट था संसदात्मक प्रणाली के लिए राजनीतिक दलों की अनिवार्यता। और फिर इसमें लास्ट में आपको प्रोफेसर फाइनर के विचार, ब्राइस के विचार और हूबर के विचारों से आपको अवगत कराया गया। तो आज का हमारा जो है यहीं पे इसको समाप्त करते हैं और कल का हमारा टॉपिक रहेगा राजनीतिक दलों के गुण। कल इसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, और ये आप अपनी नोट्स की कॉपी बना करके उसमें लिख लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।